आज हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित मैक्सवेल की कुछ समीकरणें हैं, उनको स्टडी करने चलेंगे। मैक्सवेल की समीकरणों को मैक्सवेल ने नहीं बनाया। ये काफ़ी अजीब आपको लगेगा कि समीकरणें मैक्सवेल की हैं लेकिन मैक्सवेल ने ही नहीं बनाया। हाँ, ये सच है। मैक्सवेल ने अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ स्टडी कर लिया हुआ है। अभी तक आपने मैग्नेटिज्म के बारे में सारा कुछ पढ़ाई कर ली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब आप पढ़ चुके हैं। और इस वैद्युत और चुंबकत्व को पढ़ते वक्त आपने बहुत सारी समीकरणें भी स्टडी की हैं, बहुत सारी समीकरणें पढ़ी हुई हैं, बहुत सारे फॉर्मूले उसमें बनाए आपने। लेकिन मैक्सवेल जो थे, इन्होंने जो अभी तक हम लोग वैद्युत और चुंबक में जितनी भी समीकरणें हमने पढ़ी हैं, उन सभी इक्वेशंस में से कुछ इक्वेशंस को चुना। मैक्सवेल की समीकरणों में जितनी भी समीकरणें आएंगी वो 4 समीकरणें आएंगी। पहले तो मैं ये बता दूं आपको, 4 इक्वेशंस मैक्सवेल की इक्वेशंस में आएंगी। लेकिन वो 4 इक्वेशंस, जैसा कि मैंने बताया, मैक्सवेल ने नहीं बनाई। तो फिर कहां से आई? आंसर है, जो हम लोग वैद्युत और चुंबक में अभी तक जितनी हमने समीकरणें सब पढ़ी थी, उन्हीं में से चुनकर उन्होंने वो 4 इक्वेशन निकाली हैं। तो बनाई उनने नहीं है, बनाई पहले बन चुकी हैं। वो इक्वेशंस अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाए हैं, लेकिन इन्होंने बस क्या किया है कि इलेक्ट्रिकल, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, उनमें से जितनी समीकरणें हमने पढ़ी हैं, उनमें सबको नहीं उन्होंने उठाया, केवल 4 इक्वेशंस उन्होंने उठाई और उन इक्वेशन की डिटेल उन्होंने बताई। और उनका ये कहना था कि अगर आप ये 4 इक्वेशंस स्टडी कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का नॉलेज हो जाएगा। ये आपका पूरा वैद्युत और पूरा चुंबकत्व उन्हीं 4 इक्वेशंस में समेटा जा सकता है, उन्हीं 4 इक्वेशंस में समाया हुआ है, ये मैक्सवेल का कहना था। तो मैं फिर से एक बार आगे चलने से पहले बताऊं कि मैक्सवेल की आज हम लोग समीकरणें पढ़ने चल रहे हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशन में जो कितनी इक्वेशंस आएंगी? सबसे पहले तो 4 इक्वेशंस आएंगी। क्या वो 4 की 4 इक्वेशंस मैक्सवेल ने बनाई? आंसर इज नो, मैक्सवेल ने एक भी इक्वेशन नहीं बनाई। तो फिर ये कहां से आई? आंसर है, हमने जितना भी वैद्युत और चुंबकत्व तो अब तक का नॉलेज हमारा रहा है, उसमें से बहुत सारी समीकरणें रही हैं। उन्होंने उन समीकरणों में से 4 समीकरणें उठा ली और वही अपनी मैक्सवेल्स इक्वेशन में आती हैं चारों। तो वो चारों समीकरणों का क्या मीनिंग है? तो मैक्सवेल का ये बोलना था कि अगर आप वो 4 समीकरणें स्टडी कर लेते हैं तो आपने पूरा वैद्युत और चुंबक पढ़ लिया। पूरा वैद्युत और पूरा चुंबक हमारा उन्हीं 4 इक्वेशंस में समाया हुआ है। कौन सी थी वो 4 इक्वेशंस जिन्हें मैक्सवेल की समीकरणें कहते हैं? उनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते चलेंगे। सबसे पहली इक्वेशन जो थी मैक्सवेल ने जो उठाई, कहाँ से ली उन्होंने, तो वो आपने पढ़ी हुई है, जो गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय आपने पढ़ी थी। वहां से उन्होंने पहली इक्वेशन को उठाया। तो मैक्सवेल की जो पहली समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल की पहली समीकरण। तो मैक्सवेल की पहली समीकरण में कौन सी इक्वेशन आएगी? उसमें आएगी गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की
प्रमेय। ये एक तो थ्योरम उन्होंने अपनी पहली इक्वेशन में रखा। तो मैं फिर से आपको बताऊं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, मैक्सवेल की जो पहली समीकरण थी उसमें उन्होंने कौन सी इक्वेशन को लिया? स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय जो हमको मिली थी। आपको याद होगा क्या मिली थी आपको? गॉस की प्रमेय। आपने गॉस की थ्योरम में पढ़ा हुआ था, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, एरिया वेक्टर है, छोटा सा एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने पढ़ा था 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय थी, आप सबको भी याद होगा। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, या हो सकता है डी एस आपने बनाया हो, क्योंकि सरफेस एरिया होता है तो हम एस डी एस भी बनाते और डी ए भी बना के अपने कैलकुलेशंस करते। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन जो पृष्ठ होता है उससे घिरा हुआ नेट आवेश, उसका 1/ε0 टाइम्स। ठीक, ये पहली इक्वेशन उन्होंने उठाई और इसका नाम मैक्सवेल की पहली समीकरण ये बनी जा करके। अब ये जो उन्होंने बताया इससे हमको क्या हासिल होता है? हम जब भी कोई इक्वेशन पढ़ेंगे तो जैसे हमने बताया कि मैक्सवेल का कहना था कि इन्हीं 4 इक्वेशन में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका समेटा जा सकता है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका समाया हुआ है। तो अब हमने जैसे ये इक्वेशन पढ़ी तो हम इसके बारे में ये देखा हमने, तो क्या समझे हम इससे? कैसे हम ये जान पाएंगे कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैक्सवेल की इन्हीं 4 इक्वेशंस में समाया हुआ है? तो हम जो भी इक्वेशन पढ़ेंगे ना उसके बारे में हम लिखेंगे कि हमको क्या बताती है, उसका हम एक कंक्लूजन करेंगे, उसका हम एक उपसंहार लिखा करेंगे कि ये इक्वेशन हमको क्या बताती है। तो अब ये इक्वेशन के बारे में हम एक कंक्लूजन लिखते हैं कि ये इक्वेशन हमको क्या बताती है। थोड़ा ध्यान से देखिए, आप भी समझिए। ये इक्वेशन देखिए हमको क्या बताती है कि अगर कहीं पर चार्ज है, देखो 1/ε0 टाइम्स क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर कहीं पर आवेश है तो उससे क्या बनता है? आप इसको इससे रिलेट करिए, देखिए इसको इससे रिलेट करिए और इसको इससे रिलेट करिए। हाँ, दोनों तरफ। कहने का मतलब यूं कि अगर कहीं पर कोई आवेश रखा हुआ है तो उस आवेश की वजह से क्या बनेगा? उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनेगा ही। और आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र बनेगा तो इसका वाइस वर्सा भी सही है, उल्टा भी सही है। इसका कैसे उल्टा सही है? कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा। मेरी बात समझ में आई कुछ आपको? कि आवेश से ही क्या बनता है? वैद्युत क्षेत्र। तो अगर कहीं पर चार्ज कोई रखा है तो आप समझ ही जाओ कि उस चार्ज के चारों तरफ पक्का इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही स्पेस में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चार्ज हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इट इज इम्पॉसिबल। और अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दिख जाए आपको कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और चार्ज ना दिखे, तो आप ये मत सोचना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है पर चार्ज नहीं है, इम्पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आसपास कहीं ना कहीं चार्ज होगा ही। आपको नहीं दिख रहा है अलग बात है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि चार्ज हो ही नहीं सकता। तो मैक्सवेल की पहली इक्वेशन में जो उन्होंने गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया, उससे हमको क्या पता लगता है? उससे हमको पता लगता है कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का अस्तित्व एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकता। मतलब आवेश हो पर वैद्युत क्षेत्र ना हो, असंभव। वैद्युत क्षेत्र है पर आसपास कहीं आवेश नहीं है, यह भी असंभव। तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश का अस्तित्व एक दूसरे के बिना असंभव है। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो हम चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं।
वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, या असंभव लिख सकते हैं आप। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। अच्छा, हम एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि वैद्युत आवेश ही वैद्युत क्षेत्र का स्रोत है। तथा वैद्युत आवेश ही वैद्युत क्षेत्र का स्रोत है। वैद्युत आवेश ही वैद्युत क्षेत्र का स्रोत है। यह भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ आई होप कि आपको इक्वेशन 1 आपको समझ आ गई होगी। तो मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन 1 में कौन सी इक्वेशन को लिया था? आंसर है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय को उन्होंने लिया, और ये प्रमेय थी। इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? उन्होंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। ये बात समझ में आ गई है ना आपको? अच्छा, और वैद्युत आवेश ही वैद्युत क्षेत्र का स्रोत है। तो ये है मैक्सवेल की पहली समीकरण। इसके बाद हम देखेंगे मैक्सवेल की दूसरी समीकरण क्या होती। सेकंड नंबर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल में इन्होंने कौन सी इक्वेशन को लिया? उसमें भी इन्होंने गॉस थ्योरम ही लिया। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, ये वाली इक्वेशन इसके लिए इन्होंने चुना। इसका क्या मतलब है? चुंबकत्व में गॉस की प्रमेय। चुंबकत्व में गॉस की प्रमेय। चुंबकत्व के लिए गॉस की प्रमेय आपको याद होगा, शायद इसके बारे में भी हमने जिक्र किया हुआ है कि गॉस थ्योरम, वो भी मैग्नेटिज्म के लिए। ये गॉस थ्योरम किसके लिए थी? स्थिर वैद्युतिकी के लिए थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए थी। तो ये ऐसी थी। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म था क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए, या अगर सरफेस एरिया ले रहे होंगे तो बी डॉट डी एस भी लिखा जा सकता है। बी डॉट डी ए विल बी इक्वल टू 0। ये थी चुंबकत्व में गॉस की प्रमेय। और जब इसको उन्होंने बताया तो इसका क्या कंक्लूजन निकला? इससे हमें क्या पता चला? इसका रिजल्ट क्या है? तो वो हम आपको बताएं। इसका क्या मतलब होता था? आपको याद है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। याद आया कुछ आपको? इधर का क्या मतलब होता था? अभी हमने बताया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। वही चीज तो यहां लिखी हुई है, बस वैद्युत क्षेत्र की जगह पर कौन आ गया? चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको आप बोल सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स हमेशा कैसा होता है? 0। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमेशा 0 नहीं होता।
लेकिन किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। हमेशा जीरो होने का ये मतलब है, जैसे थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं, जैसे हमने एक ये बंद पृष्ठ बनाई, इस बंद पृष्ठ में अगर ये दो लाइंस ऐसा बाहर की तरफ निकल रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो जरूर दो लाइंस इसमें अंदर भी प्रवेश कर रही होंगी और ये एक दूसरे से ऐसा कॉन्टिन्यूअस लाइन होंगी, अविच्छिन्न रेखाएं होंगी। चुंबकीय बल रेखाएं एक बीच में कहीं टूटती नहीं है, ये एक क्लोज्ड कर्व होती हैं, ये एक बंद वक्र बनाती हैं। आपने वैद्युत बल रेखाओं की भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपने चुंबकीय बल रेखाओं की भी गुण पढ़े हुए हैं। तो आप याद करें, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। धनावेश से पहले कहीं नहीं थी और ऋण आवेश के बाद भी ये फिर कहीं नहीं मिलती हैं आपको। तो ये बंद वक्र नहीं है। अगर आपने यहां पर धनावेश रखा हुआ है और यहां पर ऋण आवेश रखा है तो यहां से जाएंगे बस यहां खत्म, ऐसे ये चलती है इस तरह से। धनावेश से पहले अगर मैं पूछूं कि ये वाली रेखा धन आवेश से पहले कहां थी तो हमारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि वो कहीं थी ही नहीं। स्टार्ट ही पॉजिटिव चार्ज से हुई है, वो नेगेटिव चार्ज पर जाके टर्मिनेट हो गई। अगर मैं पूछूं कि इस वाली जब ये रेखा नेगेटिव चार्ज में जाएगी, इसके बाद ये कहां जाएगी, इसके बाद इसका क्या होगा, तो आंसर है इसके बाद ये रेखा यहीं खत्म हो जाएगी, आगे नहीं है कहीं भी। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें अगर हमें कोई भी बंद पृष्ठ बनाते हैं और उस बंद पृष्ठ से एक तरफ से दो लाइन निकल रही हैं तो कंफर्म है, श्योर है कि दो लाइंस ये आई कहां से, आंसर है पीछे से कहीं से आई होंगी। वहां पर हम नहीं बता सकते थे कि ये लाइंस कहां से आई, हम बताते थे शुरुआत ही इसकी यहीं से हुई है, इसके पीछे हमें पता नहीं है कहां थी। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में हम ये बता सकते हैं कि यहां से अगर ये दो लाइंस निकल रही हैं तो पूछेगा कोई कि ये दो लाइंस कहां से आ रही हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं से प्रवेश किया ही होगा इन्होंने। हो ही नहीं सकता कि हम ये कह दें कि चुंबकीय बल रेखाएं इसके पहले कहां थे, हमको नहीं मालूम। अगर ये बल रेखा ऐसे ही ऐसे है तो ये दोनों बल रेखाएं पीछे से आई ही होंगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं, एक क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। समझ आ रहा है? अब इसमें आप ध्यान से देखें, इसमें निकलने वाली रेखाएं कितनी हैं, +2, जाने वाली कितनी, -2, तो नेट चुंबकीय फ्लक्स कितना हुआ, इसका जो नेट चुंबकीय फ्लक्स है वो 0। लेकिन चार्ज में क्या होता था, थोड़ा सा याद करें। अगर हमने एक चार्ज यहां पर रख लिया है और उसके चारों तरफ हमने एक बंद पृष्ठ बनाया तो ये बल रेखा इससे बाहर निकलेगी, ऐसे बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी। धन आवेश से हमेशा रेखा बाहर ही निकलती है, कभी भी धन आवेश में रेखा बाहर से अंदर नहीं जा सकती। इसलिए अगर मैं यहां पर पूछूंगा कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स मुझे बताओ, तो 1 2 3 4 5 नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 5। लेकिन बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो पीछे से लाइन कहीं ना कहीं से आई है। अगर ये लाइन आई है तो इसका मतलब ये लगातार चल ही रही है फिर तो। और यहां पर आपसे अगर मैं पूछूं कि ये लाइन जो ऐसा बाहर निकाली है आपने, ये इसके पीछे बनाओ कहां थी, तो आप बस यहीं से निकाल सकते हो पॉजिटिव चार्ज से, इसके पीछे का आप हमको नहीं बता सकते। लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं में अगर ये लाइन ऐसे आई है तो हम इसके पीछे का देखो बता सकते हैं, यहां से आई होगी फिर ऐसे चली गई होगी, यहां से ये आई होगी फिर ऐसे चली गई होगी। तो इससे हमको पता चलता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। और एक बात पता चलती है, आपको याद है कॉइल में जिस तरफ से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जिस तरफ से चुंबकीय बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं उसको साउथ पोल बोलते हैं। बाहर निकल रही हैं तो यहीं पर क्या है इसका, नॉर्थ पोल। अंदर भी यहां प्रवेश कर रही हैं तो यहीं पर इसका क्या है,
साउथ पोल। लेकिन यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यहीं पर इसका नेगेटिव चार्ज भी है। समझ रहे हैं आप? तो चुंबकीय क्षेत्र में कभी भी चुंबक के हम नॉर्थ और साउथ पोल्स एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये मैक्सवेल की जो दूसरी इक्वेशन थी चुंबकत्व में गॉस की प्रमेय, उसका कंक्लूजन मिला। क्या कंक्लूजन मिला? फिर से एक बार मैं बताऊं आपको। पहली चीज तो आपको क्या याद रखनी है कि ये हमको बताता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं में पीछे का आइडिया हमको नहीं रहता है, पर चुंबकीय बल रेखाओं में पीछे लाइन कहां से आ रही है हमें पता है। अगर पीछे आ रही है इसका मतलब लाइन बीच में टूटी नहीं। अगर लाइन बीच में टूटी नहीं इसका क्या मतलब? बंद वक्र है, कॉन्टिन्यूअस कर्व है, ये अविच्छिन्न वक्र होते, ये बीच में टूटते नहीं है कहीं पर। दूसरा कंक्लूजन क्या मिल रहा है? दूसरा ये मिल रहा है हमको कि किसी भी चुंबक के नॉर्थ और साउथ को आप एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज तो हमेशा होगी ना, एक तरफ से निकलेंगे दूसरी तरफ से प्रवेश करेंगे। आप कितनी भी पतली क्वाइल बना लोगे, क्वाइल में एक तरफ से लाइन निकलेंगे दूसरी तरफ से क्या करेंगे? प्रवेश। तो आप क्वाइल को कितना आप कैसे काट दोगे कि नॉर्थ और साउथ अलग कर दो? आप कर ही नहीं सकते उसको। तो जो दूसरी इक्वेशन मैक्सवेल ने बनाई वो चुंबकत्व में गॉस की प्रमेय, हाँ ये आपको ज्यादा कहीं मिली नहीं है। ये आपके लिए आपको लगता होगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर हमने बहुत सारे डेरिवेशन नहीं किए, ये हमको ज्यादा कहीं पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए हमारे लिए ये इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती। लेकिन मैक्सवेल ने इसको अपनी समीकरणों में शामिल किया क्योंकि उन्होंने इससे जो कंक्लूजन निकाला वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार फिर से बताएं, फिर इसको नोट करते हैं। क्या कंक्लूजन निकला? पहला कंक्लूजन कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, वो कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं होती। दूसरा क्या मिला कि किसी भी चुंबक के नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये हमको यहां से मिला। अगर हम अलग कर सकते होते तो फिर ये प्रवेश नहीं करती। अगर नॉर्थ यहां पर होता तो केवल निकलने वाली होती, अंदर जाने वाली तो नहीं होती ना। और अगर अंदर जाने वाली नहीं होती तो इनका कॉन्टिन्यूएशन टूट जाएगा, फिर तो लाइन बीच में टूट गई कि नहीं टूट गई? ये हो नहीं सकता, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स हमेशा कैसा होता है? जीरो। और जीरो होने के लिए +2 भी चाहिए तो -2 भी चाहिए फिर हमको, तभी तो जीरो हो पाएगा। अदरवाइज +2 होगा -2 नहीं होगा तो क्या फ्लक्स जीरो हो पाएगा? नहीं, जीरो हो सकता। इसलिए प्लस भी चाहिए माइनस भी चाहिए, निकलने वाली भी चाहिए प्रवेश करने वाली भी चाहिए। तो इसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला? चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस लाइंस होती हैं। और दूसरी बात हमको पता चली, किसी चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को परस्पर अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों बातें हमको यहां से पता चलती हैं। बंद वक्र बनाती हैं क्योंकि अगर बंद वक्र नहीं बनाएंगी, बीच में टूट जाएंगी, तो फिर नेट चुंबकीय फ्लक्स तो जीरो नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब बंद वक्र बनाती हैं क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स जीरो है। उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर एक ही कॉइल में एक तरफ से बाहर निकल रही है, दूसरी तरफ से प्रवेश कर रही है, तो उसी में नॉर्थ भी है, उसी के पास साउथ भी है, तो हम अलग कैसे कर सकते हैं उसको?
हम नहीं कर सकते उसको अलग। ये दोनों बात हमको यहाँ से पता चलती हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैक्सवेल की ये जो दो समीकरणें उन्होंने बनाई, जिनमें से एक गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शामिल है, एक गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म शामिल है। ये दोनों इक्वेशन मैक्सवेल की पैसिव इक्वेशन कही जाती हैं। ये दोनों इक्वेशंस को हम कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? पैसिव इक्वेशन बोलते हैं। ये पैसिव इक्वेशंस का क्या मीनिंग है? पैसिव इक्वेशन का बेटा मीनिंग ये है, जैसे आप अंग्रेजी में एक्टिव और पैसिव स्टडी करते हैं, तो वैसे ही इस मैक्सवेल की इक्वेशंस, ये जो दो पहली और दूसरे नंबर की इक्वेशन है, इसका एक ग्रुप है और ये ग्रुप एक पैसिव इक्वेशंस का ग्रुप है। पैसिव इक्वेशन हम क्या मतलब है? पैसिव इक्वेशन का मतलब है कि ये दोनों समीकरणें हमें सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के गुण बताती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, उनके लक्षण बताते हैं। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है ये नहीं बताती। मेरी बात समझ में आई कि हमने इनको पैसिव क्यों बोला? और लास्ट की जो दो इक्वेशंस होंगी वो कौन से इक्वेशंस होंगी? एक्टिव इक्वेशंस होंगी। एक्टिव क्यों होंगी? क्योंकि वो दोनों समीकरण हमको ये बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है। नहीं समझ में आया तो बताएं फिर से। शुरुआत की पहली और दूसरी समीकरण हमको क्या बताती है? हमको ये बताती है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के गुण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, ये हमको बताती है। वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कर क्या सकता है इसका ज्ञान नहीं देती हैं हमको, इसलिए हम इनको पैसिव इक्वेशन बोलते हैं। क्योंकि चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र क्या कर सकता है ये नहीं बताती हैं हमको, ये सिर्फ वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लक्षण बताती हैं बस, इसलिए हमने इनका नाम पैसिव इक्वेशंस रखा हुआ है। आगे की दोनों इक्वेशंस एक्टिव इक्वेशंस होंगी, वो आपको बताएंगे कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लें, फिर इसके बाद हम उनको करते हैं। मैक्सवेल की तीसरी समीकरण, मैक्सवेल ने जो तीसरी समीकरण ली वो उन्होंने ली फैराडे के नियम से। आपको याद होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे की एक समीकरण बनी हुई थी, वो उन्होंने ली। तो तीसरी समीकरण में उन्होंने ली थी फैराडेज इक्वेशन या फैराडेज लॉ आप लिख सकते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका क्या मतलब है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। तो मैक्सवेल ने अपनी तीसरी इक्वेशन में फैराडे के रूल को शामिल किया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या थी ये इक्वेशन, याद है किसी को? ये इक्वेशन आपकी थी E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और ये फाई फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स है, वैद्युत या चुंबकीय? चुंबकीय फ्लक्स है, तो हम चाहें तो इसके साथ सफिक्स के रूप में क्या लिख सकते हैं, बी। ठीक है, अच्छा ई क्या है बता सकते हैं, विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम था, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। अब एक फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ था, शायद आपको याद हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये क्या है, वोल्टेज। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो वोल्टेज और वैद्युत क्षेत्र को एक दूसरे से रिलेट करता था। वोल्टेज और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध होता था, याद है किसी को वो रिलेशन क्या था?
E इज इक्वल टू dv अपॉन dr। वेरी गुड। वो एक इक्वेशन थी बेटा जो आपने पढ़ी हुई थी, मैं 1 मिनट के लिए यहां पर आपको करके दिखाता हूं। दैट इक्वेशन वॉज E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन, हम चाहें तो dl भी लिख सकते। dr क्या है? लंबाई ही तो है, डिस्टेंस ही है। उस लंबाई को हम काहे से लिखे ले रहे हैं? l से लिखे ले रहे हैं। अब इसको, अगर ये फॉर्मूला याद आया आपको, इसको हम इधर ले आएंगे तो dv की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? dv की वैल्यू मिलेगी E इंटू dl। अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें, समाकलन कर दें, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dl। dv का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? v माइनस, इसको आप ऐसा ही बना रहने दें और इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो v की इक्वेशन आपने देखी है कि ये बन के आया फॉर्मूला। ये नहीं समझ में आया कैसे बन गया? E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dl या माइनस dv अपॉन dr। dr डिस्टेंस होती थी, हमने डिस्टेंस के लिए लेंथ यूज कर ली dl। इसको हमने उधर भेजा तो dv इज इक्वल टू माइनस E इंटू dl। समाकलन कर दिया तो dv का समाकल आ गया v और यहां पर ये साइन बना रहेगा। इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और डिस्टेंस लंबाई एक सदिश राशि है, तो दोनों में हमने वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो वोल्ट का फॉर्मूला आपको दिखा क्या होता है। अब ये क्या है? ये भी तो वोल्टेज है, ये भी तो वोल्टेज है। तो हम इस वोल्टेज की जगह ये वैल्यू नोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो लिख देते हैं। इस E की जगह लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस d dt ऑफ फाई b। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? b इंटू ए। याद आया आपको? या आप इसको b डॉट ए भी तो लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो अब -1 से -1 कैंसिल, इधर भी माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है, कैंसिल हो गया। ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू, इसमें हम चाहें तो a को बाहर कर सकते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं db अपॉन dt डॉट a, क्योंकि a तो कांस्टेंट होगा ना एरिया, तो db अपॉन dt डॉट a वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं ना हम इसको, इसलिए। तो मैक्सवेल ने जो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें किया, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड समीकरण तो यही था बस। इसके आगे का जो कैलकुलेशन है वो मैक्सवेल करके लाए और E का मान कहां से निकाला? स्थिर वैद्युतिकी में जो हमने शुरुआत के लेसन्स पढ़े वहां से मान निकाला, पहले लेसन से। V की वैल्यू इतनी निकाली तो वोल्टेज की जगह यही वैल्यू अप्लाई कर दी। यहां फाई का मान लिखा B डॉट ए। अब A तो अचर राशि होगी, का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, तो हमने B के साथ dt लगाया और डॉट A अभी भी लिखा रहने देंगे हम इसको। ये इक्वेशन फाइनल बनाई मैक्सवेल ने। तो फैराडे की इक्वेशन कितनी थी? बस इतनी। मैक्सवेल की इक्वेशन लास्ट में जाके ये बन गई। ठीक, इक्वेशन बन गई, लेकिन हर बार की तरह अगेन वी वांट टू सी दैट व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर दिस इक्वेशन। हम ये देखना चाहते हैं कि ये इक्वेशन हमको क्या बताती है, आखिरकार किसके बारे में नॉलेज देती है। तो हम इसका कंक्लूजन भी लिखना चाहते हैं फिर से। अब फिर हम आपको दिखाते हैं, आप गौर करिएगा जरा, आप इससे इसको रिलेट करिए। ये क्या चीज है बता सकते हैं आप मुझे? बी क्या है? अच्छा बताओ। चुंबकीय क्षेत्र। तो ये dB अपॉन dt क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दर। वेरी गुड। इसका मतलब, और ये यहां पर क्या आप देख रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र। इसका मतलब कुछ अंदाजा मिला आपको? मैं आपको बताता हूं, सुनिए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र में बड़ी तेजी से परिवर्तन किया जा रहा है समय के साथ, तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगी?
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी। तो आप याद रखें, इसका कंक्लूजन हमको क्या मिला कि चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन करने पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। देखो, आपको पता लग गया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है। क्या कर सकता है चुंबकीय क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र बना सकता है। लेकिन कब बना सकता है चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र? अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के मान में तेजी से परिवर्तन करना शुरू कर दें तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो सकता है। आप देखिए ना, मैंने कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बनाई ना, आप खुद देखिए, आपको इक्वेशन में दिख रहा है कि ये क्या चीज है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन करने से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है बताइए आप? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। कैसे? आंसर है चुंबकीय क्षेत्र को तेजी से बदल दो, वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो ये एक्टिव इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई? चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है हमको पता लग गया। देखो, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमको यहां से मिला। क्या आपको ये बात समझ में आई भाई, या नहीं समझ आ पाई? आपको आया कि ये जो मैक्सवेल ने तीसरी इक्वेशन अपनी बनाई थी, उसमें अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को, हमको दिख रहा है सामने कि अगर चुंबकीय क्षेत्र को हम तेजी से बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बदलने वाला चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र को बना सकता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आगे एक और इक्वेशन अभी बची हुई है, फोर्थ इक्वेशन। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आई सभी को? अब हम आ जाते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, मैक्सवेल की चौथी समीकरण। मैक्सवेल ने अपनी फोर्थ इक्वेशन में किसको लिया? मैक्सवेल ने अपनी फोर्थ इक्वेशन में एम्पियर के परिपथीय नियम को लिया। समझ आया? किसको लिया बताइए? एम्पियर के परिपथीय नियम को लिया। और आपने लास्ट क्लास में भी देखा था कि एम्पियर का परिपथीय नियम हमने यूज किया था। एम्पियर के परिपथीय नियम में क्योंकि मैक्सवेल ने थोड़े से सुधार किए, एम्पियर के परिपथीय नियम में थोड़ा सा मैक्सवेल का भी योगदान रहा, इसलिए हमने उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया। अब हम उसको एम्पियर का परिपथीय नियम नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल एम्पियर का नियम। दोनों का नाम एक साथ लगाते हैं उसके साथ। फिर से बेसिक इक्वेशन वो किसकी है? एम्पियर की, लेकिन उसमें योगदान किसने कर दिया? मैक्सवेल ने। इसलिए हमने उस समीकरण का नाम क्या रख दिया? मैक्सवेल एम्पियर की समीकरण, हमने उसका नाम रख दिया। नहीं समझ में आया? तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल ने जो ली थी वो उन्होंने ली थी मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। ये चीज समझ आ गई ना आपको? फिर से बताइए, बेसिक इक्वेशन किसकी थी? ये एम्पियर की। योगदान किसने कर दिया इसमें? मैक्सवेल ने। तो हमने नाम बदल के क्या कर दिया? मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल एम्पियर का नियम। मैक्सवेल एम्पियर समीकरण क्या थी? एम्पियर का सर्किटल लॉ जो बनाया हुआ था
उसमें था क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। अब किसी भी सर्किट में जो नेट करंट होती है वो तो IC और ID का सम होती है, चालन धारा और विस्थापन धारा का योग होती है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। तो इस नेट करंट की जगह पर हम क्या नोट कर सकते हैं? इस नेट करंट की जगह पर हम नोट कर सकते हैं म्यू नॉट इंटू IC प्लस ID। ये तो लास्ट क्लास में भी बताया गया, और हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे इसको, आप गौर करिए। क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग अ क्लोज्ड लूप ऑफ B डॉट dl, एक बंद लूप के अनुदिश, देखो कैसे भाषा बनाते हैं, एक बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। याद आया आपको? एक बंद लूप, ऐसा बंद लूप बनाते थे ना, एम्पीरियन लूप बनाते थे, गॉसियन पृष्ठ बनाते थे, लेकिन एम्पियर लूप बनाते थे, उसमें सरफेस नहीं बनाते हैं। तो एक बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, ये हम इसको बोलते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड लूप, बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल म्यू नॉट। फिर से यहां पर आते हैं, IC क्या है बता सकते हैं? चालन धारा। चालन धारा कैसे बनती है? आवेशों के चलने से। तो क्या आवेशों के चलने से जो धारा बनती है उसका फॉर्मूला आपको याद है? इसका फॉर्मूला तो यही होता था ना, dq/dt, जिससे आप बोलते थे आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक तार के किसी बिंदु से 1 सेकंड में जितना आवेश गुजरता है उससे हम उस बिंदु पर प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला तो यही dq/dt, कि वो पॉइंट ही नहीं फॉर्मूला बताते थे, वही फॉर्मूला है, प्लस ID। ID क्या चीज है? विस्थापन धारा, और विस्थापन धारा का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डी टी ऑफ फाई ई, वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तित होने से, समय के साथ जब वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसी से तो विस्थापन धारा बनती थी। तो इसका ये फॉर्मूला कल ही लिखा है, याद नहीं आया आपको? देखो पन्ने पलट के जरा, ये फॉर्मूला है कि नहीं विस्थापन धारा का? एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी फाई ई अपॉन डी टी। नहीं मिला आपको? मिल गया सबको? यही है फॉर्मूला, ठीक। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। B डॉट डी एल इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? म्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन डी टी, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी। ये फाइनल इक्वेशन बनी। तो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में उन्होंने मैक्सवेल एम्पियर नियम को शामिल किया था। मैक्सवेल एम्पियर नियम बेसिकली एम्पियर का लॉ था, लेकिन करंट क्योंकि किसी भी सर्किट में दो तरह की हो सकती है, इसलिए मैक्सवेल ने इसमें थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने थोड़ा सा योगदान दिया और नेट करंट की जगह IC प्लस ID बनाया गया। उसका हमने फॉर्मूला लिखा मैक्सवेल ने, और उसके बाद जब सॉल्व किया तो ये लाइन हमको मिली। तो कंक्लूजन क्या मिला? हम अब बार बार बस उसी को ढूंढ रहे हैं कि अगर ये इक्वेशन आई तो इससे बताया क्या उन्होंने। इसमें से देखो बहुत बढ़िया चीज निकल के आई बेटा, और अब तो आप भी ये चीज सोच सकते हो कंक्लूजन क्या था। देखिए आप कहां से क्या रिलेट करिए, आप फाई ई का भी मान लिख दीजिए जरा, थोड़ा सा एक आध लाइन और करते हैं इसको हम। क्या आपको फाई ई की वैल्यू याद है क्या होती है? फाई ई वैद्युत फ्लक्स ई डॉट डी ए, नहीं याद आया? तो ई डॉट डी ए अगर कर देंगे तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन डी टी प्लस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट
डी डी टी ऑफ फाई ई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ई डॉट ए, ऐसे कर दिया। अब इसको जैसे हमने इसको लिखा था डी बी अपॉन डी टी डॉट ए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन डी टी प्लस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी डॉट वेक्टर ए। ऐसा किया जा सकता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि आप इससे इसको रिलेट करके देखिए, आपको कंक्लूजन पता लग जाएगा। शायद आपको पता भी लग गया होगा। ये क्या है बताओ, समय के साथ वैद्युत क्षेत्र का परिवर्तन। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। पता लगा कि समय के साथ अगर वैद्युत क्षेत्र में बड़ी जोर से परिवर्तन किया जाए, बड़ी तेजी से परिवर्तन किया जाए, तो उससे क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा उससे। तो यहां पर क्या हुआ था, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, तो एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। समझ रहे, कोई किसी से कम नहीं है। एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है तो वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और अगर कहीं पर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है तो वो वैद्युत क्षेत्र को बनाएगा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन नोट कर लेते हैं। एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, जैसे यहां लिखा है एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो यहां लिखेंगे एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। हाँ, लेकिन उसके लिए एक वर्ड और हम जोड़ना चाहते हैं, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यही एक शब्द ना बेटा हम यहां पर भी जोड़ना चाहेंगे, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये हमने वर्ड एक नया लगा दिया। इसका मतलब ये है कि देखो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती होगा तो वो क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा ना। लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा क्या वो बिल्कुल एक जैसा कांस्टेंट होगा या वो भी बदलने वाला होगा? आंसर है वो भी बदलने ही वाला होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को बनाने वाला कौन है, चुंबकीय क्षेत्र। और ये है कैसा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। तो जब वैद्युत क्षेत्र को बना ही एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र रहा है, तो जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो भी परिवर्ती बनेगा, वो कांस्टेंट नहीं बनेगा। इसीलिए परिवर्ती वर्ड हमने लगाया कि अगर वैद्युत क्षेत्र का स्रोत ही परिवर्ती है तो वैद्युत क्षेत्र कांस्टेंट कैसे बन सकता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत ही बदल रहा है, परिवर्ती है, तो चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट कैसे बनेगा, एक जैसा कैसे बन सकता है, एक समान नहीं बन सकता। तो अगर परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन कैसा, परिवर्ती। और अगर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और वो वैद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा, परिवर्ती। समझ आया? तो ये कंक्लूजन निकला मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ से। क्या आपको ये समझ आ गया? तो ये दोनों इक्वेशंस कैसी इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस एक्टिव इक्वेशंस हैं। क्यों एक्टिव इक्वेशंस हैं, अब आपको समझ आ गया? क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस हमको ये बताती हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है और वैद्युत क्षेत्र क्या कर सकता है। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है? आंसर है वो तेजी से बदलेगा और एक परिवर्ती वाला वैद्युत क्षेत्र बना देगा। और वैद्युत क्षेत्र क्या कर सकता है? तो आंसर है वो भी तेजी से बदलेगा और एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बना के रख देगा। समझ रहे हैं? तो ये दोनों देखिए कोई भी किसी से कम नहीं है ना, ये दोनों ऐसे हैं। अब एक छोटी सी चीज और,
एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनाता है। लेकिन ये दोनों तो सदिश राशियां हैं, तो इनकी डायरेक्शन क्या होंगे? अगर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो किस दिशा में बनाएगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र बनाएगा तो किस दिशा में बनाएगा? ये भी तो सोचना है ना हमको, क्योंकि आगे चलकर हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का फॉर्मेशन देखना है, उसकी वेव कैसे बनेगी वो देखना है आपको। तो अगर डायरेक्शन का अंदाजा नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। ये मान लिया हमने कि ये एक चालक तार है, कंडक्टर है, और इसमें करंट इधर से इधर की तरफ बह रही है। क्या आप बता सकते हैं धारा के प्रवाह की दिशा, किसकी दिशा में धारा प्रवाहित होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में? सब आपको बताया गया है। किसी चालक तार में धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। वेरी गुड। कि किसी भी कंडक्टर में धारा का प्रवाह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर मैंने बोला कि इधर से इधर की तरफ ऐसा वैद्युत धारा बह रही है, तो बताएं इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ है? अभी आपने क्या बोला कि धारा बहती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो धारा अगर इस दिशा में बह रही है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही हो गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई कि नहीं हो गई? एक बात क्लियर आपको? ठीक। अगर ये दिशा वैद्युत क्षेत्र की है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है वो बताएंगे आप हमको। एक चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करते थे? राइट हैंड कर्ल रूल। आपका ये लेफ्ट है, इधर वाला राइट है। राइट हैंड कर्ल रूल लगाते हैं तो कैसे राइट हैंड कर्ल रूल लगेगा? अंगूठा किसकी तरफ रखना होता है? करंट की तरफ, और ऐसा उंगलियां मोड़ देना होता है। तो हमने अंगूठा ऐसा रखा, उंगलियां मोड़ दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र इस करंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ आया? ऐसा। फिर से करंट ऐसे है इधर की तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र भी इधर की तरफ है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा याद रहेगी आपको? ठीक। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ आई? अभी अभी हमने पता लगाया, ऐसे ऐसे। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे है? ऐसे। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा आया? ऐसा। दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं? लंबवत। समझ आया? तो जब वैद्युत क्षेत्र बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, लेकिन कैसा? लंबवत। और जब चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो वैद्युत क्षेत्र बनेगा कैसा? लंबवत। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित होकर चुंबकीय क्षेत्र बनाए अपनी दिशा में बना ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तन होने से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, लेकिन उस वक्त भी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दिशाओं के बीच का कोण 90 डिग्री का रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होकर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, लेकिन उस वक्त भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा और जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा उन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री का रहेगा। यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना ही है। समझ आया कुछ आपको? तो ये थी मैक्सवेल की चारों समीकरणें।